So, good evening all. Good evening Mohammad Imran. Good evening Tufan. Good evening Manasvi, Gajanan. Good evening Arshid, Suman, Vinaya, Apurva, Fatma, Gayatri, Aarti, Namrata, Abhinaba. Good evening Shubham, Riyaz, Sakil. Good evening Vikas, Sania, Aman. Very good evening Arun, Mir, Shubham. Good evening Sanjay, Dhanashri, Priyanka. वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो चलो जल्दी से इस लेक्चर के लिंक को शेयर करो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टा, जितने पॉसिबल जगह पर आप इसको शेयर कर सकते हो। इस लिंक को शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर ज्वाइन करे और इस लेक्चर का बेनिफिट ले। तो कल हमने डिस्कस किया था, सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो था द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम आज उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। गुड इवनिंग डी फिजिक्स, गुड इवनिंग सुमन, सुजाता, गुड इवनिंग मेलोडियस, बोस, प्रभाती, गुड इवनिंग प्रीति, नैन्सी। जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको पहुंचाओ। चलो, और लेक्चर को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर है? और मैं ये भी बात आपको बता दूं, यहां पर एक बहुत सब लोगों को, कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन पूछे कि क्या सर ये सेल बायोलॉजी की जो कंप्लीट सीरीज है वो सीएसआर के लिए हेल्पफुल है क्या? तो डेफिनेटली वो सीएसआर के लिए हेल्पफुल है, सीएसआर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूजफुल है। क्लियर है? चलो जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करो ताकि हम स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स ओरिजिन और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। तो हम इसको आराम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अगर हम यहां पर देखें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जब हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे इसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम 3 डोमेन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर इसमें देखें तो डायग्राम आप देख सकते हो यहां पर। सबसे पहले कोई एक फर्स्ट सेल था, वहां से अगर हम ये फर्स्ट सेल से यहां पर आए तो ये बैक्टीरिया हुए और यहां से ऊपर गए तो ये अर्किया हुए। मतलब जो फर्स्ट सेल था वहां से ब्रांचिंग हो गया, इस डायरेक्शन में जो लोग गए उनका अर्किया हो गया और इस डायरेक्शन जो गए वो बैक्टीरिया हो गए। फिर हम आगे जाके देखते हैं तो ये अर्किया जो है यहां पर और एक ब्रांचिंग पॉइंट आता है और उस ब्रांचिंग पॉइंट पे यहां पर और एक इवोल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं यूकैरा। यहां से जो गए हैं आगे ये यहां डिवाइड हो गए, यहां हो गए और यहां पर डिवाइड हो गए। क्लियर है? अब मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया है, दूसरे जो है अर्किया है और तीसरे जो है वो यूकैरियोटा है। क्लियर है? अब बैक्टीरिया जो है वो आगे जाके आप देखो तो यहां पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या फिर अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब हम आगे जाके कुछ चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं ये यूकैरा के अंदर
जिनको क्लोरोप्लास्ट मिला, ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लस जिनको ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिला, तो जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं वो होते प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और प्रोटिस्ट भी होते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो होते फंजाई एंड एनिमल्स। तो फंजाई एंड एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता। लेकिन यहां पर प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। तो यहां से हमें क्या सीखना है, बस मुझे यह बताना है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको हमने अर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया ऐसे 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है। अगर वैसे देखें तो बैक्टीरिया और अर्किया को हम कह सकते हैं कि दोनों पहले मतलब कह सकते कि ये बाई थे, लेकिन अब ये डिवाइड हो गए। यहां से ही फर्स्ट सेल से ही बने थे, लेकिन अब ये यहां से क्या हो गए, डिवाइड हो गए, बाई थे। लेकिन अगर आप अब देखोगे, जब हमने 16 sRNA सीक्वेंसिंग करके देखा, तो अब हम मानते हैं कि आर्किया जो है दे आर मोर क्लोजर टू यूकैरिया एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एंड अर्कीबैक्टीरिया ये यहां से डिवाइड हो गए थे फर्स्ट सेल से। लेकिन बाद में जाके जब हमने एनालिसिस की तो हमें पता चला कि जो अर्कीबैक्टीरिया है एंड यूकैरियोटा है वो ज्यादा पास में होते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। क्लियर है? वैसे तो क्या कह सकते हैं हम कि बैक्टीरिया और अर्कीबैक्टीरिया जो है वो ज्यादा क्लोजर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो है हमें पढ़ने टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में सिंपल है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल, देन वी विल डिस्कस मेसोकैरियोटिक सेल। तो मेनली 3 टाइप्स के सेल है, प्रो, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक। अब इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। क्लियर है यहां पर? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लोज कंपार्टमेंट। एक सिंगल क्लोज कंपार्टमेंट होते सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि हैव रिलेटिवली सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बाकी सेल्स को कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक के साथ, तो जो मतलब प्रोकैरियोटिक के साथ, तो प्रोकैरियोटिक का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो रिलेटिवली सिंपल होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इनका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। मतलब यहां पर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, शेप नहीं कहेंगे, कि उनके पास मतलब जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड नहीं होता। कैसे? अगर इसको हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारा दिख रहा है यहां पर एक बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है बैक्टीरिया। अब इसमें आप देख सकते हो इस जगह पर, यहां पर ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको कैप्सूल कह रहे हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड आपको सेल वॉल दिख रहा है। तो सिंपली सबसे बाहर वाला लेयर जो होगा वो होगा कैप्सूल, उसके बाद होगा सेल वॉल और उसके बाद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो भी आपको दिख रहा है ये कंपोनेंट सारा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम और डीएनए। एक्चुअली बैक्टीरिया के डीएनए को हम क्रोमोसोम नहीं कहते, बैक्टीरिया के जीनोम को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो है, ये देखो न्यूक्लियोइड इसको कह रहे हैं।
एक्सटेंसिवली फोल्डेड स्ट्रक्चर यहां पर इस बैक्टीरियल डीएनए का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर कह रहे हैं। यहां पर मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम है, स्टोरेज के लिए कुछ इंक्लूजन बॉडी दिख रहे हैं। अब ये बहुत रफली बात कर रहे हैं, जस्ट आपके दिमाग में कंसेप्ट आए, आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है यहां पर? हम ये कह रहे हैं कि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है, बैक्टीरियल सेल्स आर कॉमनली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन साइज। तो इनका जो साइज होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा जीनोम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल, ऑफन कह सकते हैं, जरूर नहीं कि हमेशा सिंगल हो, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मेनी भी हो सकते। तो कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो यूजुअली कह सकते हैं कि बैक्टीरियल का जीनोम जो होता है वो सर्कुलर होता है। जब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे यूकेरियोटिक के अंदर, जिनका जीनोम जो है वो लीनियर होता है। डीएनए जो है, डीएनए इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, और आप देख भी सकते हो प्रीवियस डायग्राम में डीएनए जो था फोल्डेड था एंड कंडेंस्ड इनटू द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियर। अगर उस डायग्राम में आप देखोगे तो वहां पर वो मतलब जहां पर भी सेल दिखाया था, ये देखो आप यहां पर सेंटर पे है, वो पूरा कंडेंस है, एक्सटेंसिवली फोल्ड दिखाई दे रहा है। जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर और जीनोफोर। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो रेफर्ड एज न्यूक्लियर कह सकते हो आप उसको, या उसको आप जीनोफोर भी कह सकते हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद सम बैक्टीरिया हैव इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए मेसोसोम। अगर इसको आप देखोगे आराम से यहां पर, तो ये बाहर वाला हिस्सा है सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर हो सकता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही और एक नाम है जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इन्वेजिनेशन देख रहे हो आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी इन्वेजिनेट हुई है यहां पर अंदर पर, और ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर बना है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? मीसोसोम। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है साइटोप्लाज्म की तरफ, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं मीसोसोम। क्लियर है? अब इस मीसोसोम का डीएनए सिंथेसिस में या डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो क्या है? इट इज स्टिल अनक्लियर। क्लियर? देन अगर आपको प्रोकैरियोट्स को अच्छे से स्टडी करना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ई कोलाई, जिसको हम कहते हैं इसेर्शिया कोलाई। ये फेवरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म है इसके लिए फॉर स्टडी ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर यहां पर? तो इस तरीके से यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोट्स को। नेक्स्ट थोड़ा सा हम यहां पर सेल वॉल को डिस्कस करते, क्योंकि बैक्टीरिया से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेल वॉल सेक्शन से आते हैं, तो हमें उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो। क्लियर है? गुड इवनिंग लालजी सर, गुड इवनिंग प्रसाद, अशोक, चालू, गुड इवनिंग आशु, गुड इवनिंग कविता, वेरी गुड इवनिंग ऑल। क्लियर है? सो अब हम सेल वॉल को पढ़ रहे। सेल वॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर हम आगे कंपेयर करेंगे सेल वॉल्स को। अब सेल वॉल जो है इसमें फर्स्ट कह रहे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ये हम प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, प्रोकैरियोट्स में दो चीजें आती है। एक तो हम अर्की बैक्टीरिया जो है
अर्किया जो है वो भी प्रोकैरियोटिक से, और जो हमारा अर्किबैक्टीरिया के बाद जो हमने यूकैरिया पढ़ा था और यू बैक्टीरिया पढ़ा था, तो वो भी जो है वो भी क्या है, यू बैक्टीरिया जो है वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक से। यू बैक्टीरिया एंड अर्की दोनों भी प्रोकैरियोटिक से। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि हम अगर कंसीडर करें खुद को, तो हम एनिमल्स मतलब हम ह्यूमन से मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन हां, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। हाँ, यूकैरियोट्स में अगर आप पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करोगे तो ह्यूमंस के अंदर सेल वॉल नहीं है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है। मतलब हम यहां पर इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रोकैरियोट होंगे तो डेफिनेटली वहां पर सेल वॉल होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं। अब इसका काम क्या है सेल वॉल का, तो इट हेल्प्स डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। तो ये सेल के शेप को डिटरमाइन करने का काम करता है कौन, सेल वॉल। तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और उस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से उन प्रोकैरियोटिक सेल को एक डेफिनेट शेप आ जाता है। क्लियर। उसके बाद इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब क्या, उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर रफली अभी बात करें ऑस्मोटिक लाइसिस में, अगर बाहर सॉल्ट ज्यादा हो गया या सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा हो गया या सोल्यूट ज्यादा हो गए, उस तरफ अगर पानी गया तो बहुत ज्यादा वाटर सेल के अंदर गया या बैक्टीरिया के अंदर गया, तो हो सकता है कि वहां पर वो स्वेल होके बस्ट कर जाए। लेकिन सेल वॉल अगर वहां पर रहेगी तो सेल वॉल की वजह से वहां पर प्रोटेक्शन मिलेगा, और वहां पर बैक्टीरिया जो है मतलब ऑस्मोटिक जो लिसिस है वो प्रिवेंट होगी सेल वॉल की वजह से। देन नेक्स्ट जो है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इन पैथोजन इट कैन कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनिसिटी। मतलब जब बैक्टीरिया की बारी आई, तो अगर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है तो बैक्टीरिया को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल वॉल। लेकिन जब बैक्टीरिया की बारी आएगी किसी और को पैथोजेनिसिटी कॉज करने की या डिजीज कॉज करने की, तो उसमें बैक्टीरिया को सेल वॉल क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के लिए, अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उससे बचाने का काम सेल वॉल करता है बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया अगर इंफेक्शियस हो, वो दूसरों को किसी को डिजीज कर रहा है, तो उसके लिए सेल वॉल उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो कई सारे इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर सेल वॉल के, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्यू प्रोकैरियोटिक्स जो है लैक देम, मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल नहीं होता। हां, इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन उनके पास सेल वॉल की जगह कोई और स्ट्रक्चर होता है जो यहां पर हेल्प करता है इसके लिए, तो उस सेल वॉल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर यहां तक। देन बैक्टीरिया सेल वॉल इज ऑल्सो साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक्स। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आज तक आपने पेनिसिलिन का नाम कई बार सुना होगा। तो पेनिसिलिन की एक्शन का जो काम है वो कहां पर होता है, तो जब सेल वॉल सिंथेसिस होता है कहां, वहां पर होता है। तो उसको हम अभी डिस्कस करने वाले और इन डिटेल डिस्कस करने वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर वो आपके सीएसआर में बन सकते हैं, आईआईटी जैम के एग्जाम में बन सकते हैं, डीयू में बन सकते हैं, जेएनयू में बन सकते हैं। हर जगह पर वहां पर क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन बनने के कुछ चांसेस है। तो थैंक यू विवेक थावरे। राहुल यादव कह रहे कि मेसोसोम क्या होता है। राहुल, मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी इन्वेजिनेशन होता है, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेंजेंट होता है साइटोसोल की तरफ, तो उस इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं मेसोसोम। इस मेसोसोम का अनक्लियर्ड रोल है डीएनए सिंथेसिस के अंदर। क्लियर। बट सर सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, देन हाउ इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो सिर्फ अंदर आने वाले,
उसके अलावा तो कई सारी चीजें, अगर आप सेल वॉल की रिजिडिटी को कंपेयर करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी के साथ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू सेल वॉल मतलब बिल्कुल फ्रेजाइल माना जा सकती है। तो अगर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा, तो उसकी वजह से तो क्या होगा, वहां पर डिफिकल्टी होगी ना। तो मतलब सिर्फ टॉक्सिक के सेंस में मत लो, उसको अदर सेंस में भी वहां पर बात की जा सकती है। कैन दिस मेसोसोम समटाइम्स लेटर इन टाइम बिकम एन ऑर्गेनल? यामिनी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है इवोल्यूशनरी फोर्सेस के ऊपर कि एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, उसका रोल क्या है। कहां कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, हमें नीले सर ने पढ़ाया है, इवोल्यूशन इज नॉट गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। तो कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यस अभिनवा, हम आएंगे माइकोप्लाज्मा के ऊपर, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहां पर? वेरी गुड। सो यहां से आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव एनवलप बैक्टीरिया का। दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं मेनली, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उनमें डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तब इसको आराम से समझने की कोशिश करो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर कर रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहां पर इसके नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो होगा साइटोसोल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर्शन होगा वो होगा साइटोसोल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये आपको जो पूरा लेयर दिखता है ये वाला, इसको कहा गया है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है? इसी को मैं सेल वॉल कह देता हूं। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा, पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा आपको यहां पर टिकोइक एसिड भी दिख रहा है और लाइपोटिकोइक एसिड भी दिख रहा है। तो जो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और उसके अंदर हमें टिकोइक एसिड भी दिखाई देता है और लाइपोटिकोइक एसिड भी दिखाई देता है। तो टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप केयरफुली यहां पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो टिकोइक एसिड दिख रहा है आपको, ये देखो, ये टिकोइक एसिड है और ये टिकोइक एसिड है। ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के साथ एसोसिएट है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के साथ एसोसिएट है। लेकिन जो लाइपोटिकोइक एसिड दिख रहा है आपको, ये वाला, ये तो पेप्टिडोग्लाइकन के साथ एसोसिएट तो है ही, इसके साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के साथ भी एसोसिएटेड है, इसलिए हम इसको लाइपोटिकोइक एसिड कह रहे हैं। तो यहां पर टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मुझे ऐसे मतलब लग रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टिकोइक एसिड जो है या लाइपोटिकोइक एसिड जो है वो सेल वॉल के साथ हो या चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हो, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहां पर कौन सा इंटरेक्शन होता है? कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। क्लियर है? नाउ द स्पेस इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इट इज बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? नाउ ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किससे बनता है, एक बार उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब ये पेप्टिडोग्लाइकन जो दिख रहा है, आप क्लियर दिख सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकन दो टाइप की शुगर से बना है। एक है एन एसिटिल म्यूरेनिक एसिड
और दूसरा है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। तो एक म्यूरेमिक एसिड है और एक ग्लूकोजामाइन है। तो एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, तो इसको हम कहते हैं नाग नाग। तो अल्टरनेट होती है, अगर एक बार यहां पर नाग है तो फिर नाम है, फिर नाग, फिर नाम, फिर नाग, फिर नाम। तो अल्टरनेट नाग नाम ऐसा होता है। तो ये नाग नाम क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड बना है। अब ऐसा एक ये पूरा लीनियर हो गया स्ट्रक्चर, जहां पर हमने नाग नाम को जोड़ दिया, यहां पर भी हमने यहां पर जोड़ दिया, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या हो गए हमारे पास, ये पॉलीमर हो गए। अब इनको हम क्रॉस लिंक करवा रहे हैं। क्रॉस लिंक क्या मतलब? ये देखो, ये पेप्टाइड जो है, ये पेप्टाइड के थ्रू हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो दो जो यहां पर हमने सिंथेसाइज किया था, चेन सिंथेसाइज की थी, उस चेन को हम जोड़ रहे हैं। देखो, इस एक को हमने जोड़ दिया इसके साथ, फिर इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? क्रॉस लिंकिंग है। तो इसको क्या कर दिया? क्रॉस लिंक कर दिया। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं पेंटाग्लाइसिन इनरिच। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो इसको जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? देन ये पेप्टाइड चेन है। अब मेनली जो है वो हमने डिस्कस किया पेप्टाइड का स्ट्रक्चर। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करते हैं, और वो है ये देखो, इसमें आप देख सकते हो पेप्टिडोग्लाइकन सब यूनिट कंपोजिशन। तो इसमें से एक नाम है दैट इज एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एक नाग है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और इन दोनों के बीच में यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड है ये? बीटा 1,4 लिंकेज है। यहां पर कौन सी लिंकेज है? बीटा 1,4 लिंकेज होती है कहां पर? नाग एंड नाम के बीच में। तो पेप्टिडाइन का कंपोजिशन है, ध्यान रखना। अब अर्कीबैक्टीरिया है, उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उनके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, वहां पर नाग नाम नहीं होते, वहां पर क्या होता है? सूडोम्यूरिन होता है। उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलो क्या है देखते एक बार। ये देखो, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव एनवलप। ग्राम नेगेटिव एनवलप की बात करिए, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा, हाँ बेटा, मैं पीपीटी पीडीएफ जो है उसका जल्दी से इंतजाम करूंगा। देखते किस मीडियम के थ्रू मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूं, मैं सोच रहा हूं। डेफिनेटली आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। क्लियर? यहां पर अभी भी अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया होगा, इतने सारे मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं, अभी 300 लोग ऑनलाइन है, लाइव है मेरे साथ, लेकिन 300 लाइक मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो आप लेक्चर को लाइक करो, जितना आप ज्यादा स्प्रेड करोगे उतना और बेटर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। तो जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को पहले लाइक करो। आप देख रहे हो लाइव तो लाइक भी करो इसको। चलो बी क्विक। क्लियर है? अब देखो, ग्राम नेगेटिव एनवलप है। ग्राम नेगेटिव एनवलप में देखो, यहां पर होगा साइटोप्लाज्म, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर है? और यहां पर है आउटर मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड पेप्टिडोग्लाइकन। डिफरेंस ऑब्जर्व करो दोनों डायग्राम में, उसको तो बाद में करेंगे। तो इसको लिखते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहां पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड पेप्टिडोग्लाइकन दे रखा है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में या सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे। वो यहां पर भी दिख रहा है हमें। क्लियर है? अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर ये आउटर लेयर जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। इट इज एब्सेंट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से एब्सेंट होती है। ऊपर से आप पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट भी देख सकते हो। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम होता है। टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड तो एब्सेंट होता है,
और पेप्टिडोग्लाइकन जो होगा वो बहुत कम होगा, और एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन यहां पर आ जाएगी, उसको हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन में देख रहे हो आप कुछ डिफरेंट पोरिन प्रोटीन्स होंगे, और इसके साथ साथ यहां पर क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है। तो ये आपको दिख रहा है ये पूरा, तो ये सारे यहां पर क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो दोनों को अब एक साथ हम यहां पर कंपेयर करते हैं। चलो आ गए। तो सिंपल तरीके से किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर ग्राम पॉजिटिव एनवलप है, यहां पर ग्राम नेगेटिव एनवलप है। क्लियर है, ग्राम पॉजिटिव एनवलप है, ग्राम नेगेटिव एनवलप है। अब देखो ना क्या डिफरेंसेस है, सिंपल तरीके से ये यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहां पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, यहां पर भी है। अब ये देखो कितना बड़ा यहां से लेके यहां तक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, और यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बस इतना सा है। तो हम क्या कहेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बहुत ज्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और बहुत कम होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। इसलिए वो ज्यादा स्टेन रिटेन करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग की टेक्निक ढूंढी थी, उसके वजह से ऊपर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। अब काम की बात देखो, यहां पर कोई आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकॉइक एसिड, लाइपोटिकॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंटली बाउंड होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। दोनों तरफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उन दोनों भी बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है और एक में बहुत कम होता है। क्लियर यहां तक, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट जो है, अब उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये देखो सेल वॉल जो है, इसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है, उस क्रॉस लिंकिंग का काम कौन करता है, तो एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टिडेज, वो क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। तो वो किस तरीके से क्रॉस लिंकिंग कर रहा है वो आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है, तो आप यहां पर ये क्लियरली आपको दिखाई देगा, ये कोई नाग नाम ऐसे अल्टरनेट है, तो नाग नाम ये अल्टरनेट शुगर है। क्लियर है, ठीक है, नाग नाम ऐसी अल्टरनेट शुगर है, और ये अल्टरनेट शुगर का ये पूरा एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड बना, ये भी पूरा एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड बना। लेकिन ये जो है पॉलीमर, ये एक दूसरे को क्रॉस लिंक करने का काम एक एंजाइम करता है। क्लियर है, अब देखो ये कैसे क्रॉस लिंक किया है, ये कैसे क्रॉस लिंक हुआ है, ये कैसे क्रॉस लिंक हुआ है, ये किस तरीके से क्रॉस लिंक हुआ है। तो क्रॉस लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्रॉस लिंकिंग करने का काम कौन कर रहा है, ये एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, ट्रांसपेप्टिडेज। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब कैसे काम कर रहा है इसको आप आराम से देख सकते हो, किस तरीके से ये काम कर रहा है। ट्रांसपेप्टिडेज जो है किस तरीके से काम कर रहा है वो देख सकते हो आप यहां पर। देखो ये ट्रांसपेप्टिडिन जो है क्रॉस लिंकिंग करवा रहा है, ये यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रांसपेप्टिड जो है क्रॉस लिंकिंग करवा रहा है। और ये क्रॉस लिंकिंग होना बहुत जरूरी है, तभी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा या स्टेबल होगा। कौन कर रहा है, ये ट्रांसपेप्टिडेज नाम का एंजाइम। क्लियर है, अब ये इस तरीके से ट्रांसपेप्टिडेज एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें पेनिसिलिन कैसे अफेक्ट करता है देखो, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो आप देख रहे हो ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, बीटा लैक्टम रिंग जो होती है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो पेनिसिलिन का जो एक्टिव साइट है उसमें जाके फिट हो रहा है। तो उसकी वजह से पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ट्रांसपेप्टिडेज, वो क्रॉस लिंकिंग का काम नहीं कर पा रहा है। और क्रॉस लिंकिंग नहीं हो रही है तो यहां पर दो जो हेटेरो पॉलीमर है वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं हो रहे। क्रॉस लिंक नहीं हो रहे तो सेल वॉल सिंथेसिस की क्या हो रही है, इनिबिशन यहां पर हो रहा है। और कौन कर रहा है इनिबिशन, तो इनिबिशन कर रहा है पेनिसिलिन। क्लियर है,
समझ में आ गया? देखो यहां पर बन ही नहीं रहा है बॉन्ड, बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आप अगर पिछले वाले डायग्राम में जाओगे तो आराम से देख सकते हो, यहां पर बॉन्ड बना है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, यहां पर बॉन्ड बन रहा है, ये तो बन गया बॉन्ड। लेकिन ये जो अब ट्रांस 50 डेज है, यहां पर आएगा तो यहां पर ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी और सेल वॉल सिंथेसिस की इनिबिशन होगा। कौन करेगा? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस किया। अब इसने माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा था, तो माइकोप्लाज्मा जो है सिंपल तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा दे आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं दैट आर मेंबर्स ऑफ क्लास मोलिक्यूल्स। ठीक है, देख लेना, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको 1 मार्क के लिए यहां पर जो है क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? देन लैक सेल वॉल्स एंड कैनॉट सिंथेसाइज पेप्टिडोग्लाइकन प्रिकर्सर, thus they are पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। अब एक बात सोचो, पेनिसिलिन किसके ऊपर काम करता है? सेल वॉल के ऊपर काम करता है। अगर माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन उनके ऊपर काम नहीं करेगा। तो माइकोप्लाज्मा को अगर हम पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट देंगे तो वहां पर माइकोप्लाज्मा की डेथ नहीं होगी, वो रेजिस्टेंस शो करेंगे किसको? पेनिसिलिन के अगेंस्ट। हम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होता। इसलिए अगर सेल वॉल नहीं है तो एक एडवांटेज आ गया कि पेनिसिलिन को रेजिस्ट करे, लेकिन उसके लिए एक डिसएडवांटेज भी है, ससेप्टिबल टू लिसिस बाय ऑस्मोटिक शॉक। जब हमने सेल वॉल के फंक्शन पढ़े तो उसमें एक फंक्शन कहा था, सेल वॉल जो है वो ऑस्मोटिक शॉक से प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को। लेकिन अब सेल वॉल नहीं है तो माइकोप्लाज्मा को ऑस्मोटिक शॉक जो है वो कंडीशन आ सकती है। अगर हम यहां पर डिटर्जेंट ट्रीटमेंट दे तो वहां पर उसको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? माइकोप्लाज्मा जो है दे आर प्रोकैरियोट्स आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, उनकी शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्लियर है यहां तक? यस और नो? देन उनकी साइज जो है 0.3 to 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर में, आपको उनको समझना ही है, उनको याद ही करना है, क्योंकि अगर मैंने यहां पर लिखा है तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, वायराइड्स, वीरुसॉइड्स, प्रियॉन्स, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे स्मॉल कौन है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबकी साइज पता होनी चाहिए। इसलिए मैं वायरस की साइज मैंने कल लिखवा दी, वायरसॉइड्स की लिखवा दी, प्रायंस की लिखवा दी, तो सबका ये कर रहे हैं। क्लियर है यहां पर? ओके, वेरी गुड। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 तरीके के बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अगर मैं दोनों को पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दूं, एक साइड ग्राम पॉजिटिव था, एक साइड ग्राम नेगेटिव था, और दोनों को मैंने पेनिसिलिन दिया, पेनिसिलिन ट्रीटमेंट दिया, तो क्या वो पेनिसिलिन दोनों के ऊपर सेम एक्ट करेगा, या दोनों के ऊपर जो डिग्री ऑफ एक्शन होगा वो अलग अलग होगा? समझ गए आप क्वेश्चन यहां पर? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा अफेक्ट होंगे पेनिसिलिन की वजह से, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा अफेक्ट होंगे? कौन से ज्यादा अफेक्ट होंगे ये आप यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। बी क्विक। क्लियर है यहां तक? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ज्यादा जो है वो यस डिफरेंट होगा, कौन ज्यादा ससेप्टिबल होगा? यस, नो, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्राम पॉजिटिव विल बी मोर अफेक्टेड। वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया। डिफरेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव को ज्यादा अफेक्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई कमेंट में ये भी बताए कि ग्राम पॉजिटिव ज्यादा क्यों अफेक्ट होंगे, ये भी बताओ।
यस, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड रियाज, शुभम, निर्मला, निशा, वेरी गुड सुचिता, विवेक। ओके, मेरे साथ बने रहिए। जिस तरीके से कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से आज भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तो बहुत कुछ आपके हाथ लगने वाला है आज। क्लियर है? नहीं, अभी मुझे अभी लाइक दिख ही नहीं रहे। जितने लाइव अटेंड कर रहे स्टूडेंट उतने लाइक मुझे वहां पर दिख ही नहीं रहे। तो फटाफट से अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया होगा तो अभी इसको लाइक करो, शेयर करो। यस, वेरी गुड, ग्राम पॉजिटिव सबने बिल्कुल सही कहा है, वेरी गुड। चलो एक बार क्विकली हम यूकैरियोटिक सेल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब प्रोकैरियोट को हमने क्या कहा था? प्रो जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। हमेशा याद रखना, अगर आपको बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हमेशा आप वर्ड्स को स्प्लिट करना स्टार्ट करो। जब भी आप वर्ड को स्प्लिट करना सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी बायोलॉजी बहुत ज्यादा इजी होगी। बिल्कुल भी आपको यहां पर रटने वाली कोई बात नहीं। प्रोकैरियोटिक याद रखना, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, फर्स्ट, कैरियर मतलब न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक, यू मतलब यू मतलब ट्रू, और कैरियर मतलब न्यूक्लियस। अब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या है? यूकैरियोट्स। क्लियर है? तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वेरी गुड। नाउ यूकैरियोट जो है, यूकैरियोट्स कंप्राइज ऑल मेंबर्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल किंगडम एज वेल एज प्रोटोजोन्स। तो इंटेंशनली मैं यहां पर जोर दे रहा हूं बात पे, इंटेंशनली ये लाइन मैंने यहां पर लिखी है। इसका तो कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये प्रोटोजोन्स आते कहां पर? प्रोटोजोन्स प्रोकैरियोट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोन का मतलब होता है एनिमल। मतलब ये प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में सबसे एडवांस्ड होंगे और एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे प्रिमिटिव होंगे, इसलिए प्रोटोजोन प्रिमिटिव एनिमल्स। मतलब क्या होगा ये यूकैरियोटिक्स? तो इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज प्रोटोजोन्स। और लिखे नहीं मैंने, अलगी, फंजाई, ये भी जो है वो सारे क्या है? यूकैरियोट्स है। देन साइज क्या होती है यूकैरियोट्स की? ऑब्वियसली प्रोकैरियोट से क्या होगी? ज्यादा बड़ी होगी, 10 to 100 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम तरीके से यूकैरियोटिक के पास भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? देन यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन extensive internal membranes that enclose specific subcellular compartments, the organelles, and separate them from the cytoplasm. सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि जब प्रोकैरियोट की बात की थी हमने, तो हमने कहा था कि अंदर का जो ऑर्गेनेल्स है वो एकदम सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल, उसमें और कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं है। लेकिन यहां पर अंदर जो है वो भी कुछ और ऑर्गेनेल्स और सब कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बेसिक तरीके से, सबसे सिंपल तरीके से मैं समझाऊं कि सेल किसे कहना है, तो सेल एक सेपरेट एंटिटी है। अगर आपको यहां पर ये प्लांट वर्ड के नीचे और ये आर वर्ड के ऊपर, यहां पर जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस आपको खाली स्पेस जो भी दिख रहा है, ये एरो मैंने लगाया यहां पर और यहां पर, अब इसके बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है वो स्पेस है। क्लियर है? वो क्या स्पेस है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कंपार्टमेंट हो गया। नाउ इस लाइन की वजह से क्या हो गया? ये जो एरिया है बाहर का एरिया, दिस एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द
दिस इंटरनल एरिया। अब अगर आप देखोगे तो ये अंदर वाला एनवायरमेंट जो है वो अलग होना चाहिए और ये बाहर वाला एनवायरमेंट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दोनों एनवायरमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं इसमें भी और एक लाइन, यहां पर लाइन क्रिएट करूं और एक सर्कल में यहां पर रख दूं, अब क्या होगा, अब इसमें भी ये अलग होगा और इसके अंदर का अलग होगा, ये अलग होगा और इसके अंदर का अलग होगा। इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड कंपेयर करेंगे तो वो भी अलग होगा। तो इसको अगर सिंपल तरीके से समझे, देखो ये कंसेप्ट आपको लग रहा होगा सर तो मतलब 8-9 स्टूडेंट को जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे कर रहे, यही से सारे कंसेप्ट है। आप इसी को बहुत लाइटली लेते हैं, इसलिए आपको आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, पूरा खाली स्पेस है, पूरा मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी स्पेस है, क्लियर है। अब उस एम्प्टी स्पेस में मतलब जैसे क्रिकेट का कोई ग्राउंड है, मान लो एक बार जहां पर क्रिकेट खेलते हैं वो ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के बीच में अगर किसी ने घर बना लिया, वहां पर एक नया घर बना लिया वहां पर, अब जितना भी ग्राउंड का एरिया था उसको सेपरेट कर दिया, तो अब ग्राउंड का एनवायरमेंट अलग होगा, घर का एनवायरमेंट अलग होगा। और उस घर में भी अगर हमने कंपार्टमेंट बना दिए तो कहीं पर हॉल होगा, कहीं पर किचन होगा, कहीं पर बेडरूम होगा, मतलब क्या कर दिया हमने वहां पर, अलग अलग कंपार्टमेंट कर दिए, ऐसे नो। तो जिस तरीके का एनवायरमेंट हॉल में होता है, क्या वही एनवायरमेंट किचन में होता है क्या? किचन में थोड़ी टीवी होता है और हॉल में थोड़ी गैस होता है, समझ रहे हो। तो वैसे ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो जरूर नहीं कि वो पेरोक्सिसोम के अंदर हो, जरूर नहीं कि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो, केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट में है तो वहां पर लगे, क्योंकि हमने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए, इसलिए अलग अलग चीजें करने के लिए। और जितना बड़ा घर होगा उतना ही ज्यादा अलग तरीके के एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको एम्फेसाइज करेंगे, पूरी सेल बायोलॉजी में तो यही पढ़ना है, समझ रहे हो। अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेनी ऑफ द सेम ऑर्गेनल एंड अदर सबसेलुलर स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेम ऑर्गेनल्स होती है एंड स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। मेनी ऑर्गेनल्स आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। लाइसोसोम है, ईआर है, गोल्गी है, वैक्यूल है, ये कुछ ऑर्गेनल्स है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इनके पास डबल मेम्ब्रेन। अगर लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इनके पास डबल मेम्ब्रेन है। ईआर, गोल्गी, उसके बाद लाइसोसोम, देन वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, इनके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लियर है। न्यूक्लियस जो है यहां पर देख सकते हो, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द एनिमल सेल। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यह बात डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है। रफली अगर कहो ब्रॉड लेवल के ऊपर, हम कह सकते हैं कि हां ये सही है, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, उतना डेवलप्ड नहीं होता जितना वो यूकैरियोटिक में हुआ है। तो यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसके लिए उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, क्लियर है। उसको भी मैं समझाऊंगा आगे जाके। अब डीएनए जो है इन द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल लॉन्ग लीनियर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अभी यहां पर नोटिस करने वाली बात है, बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा था ऑफन सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स की जगह अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, लीनियर होता है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा कि पूरा ही एक लॉन्ग स्ट्रेच है। हम कहते हैं ना हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो लीनियर होते हैं और अलग अलग होते हैं, क्लियर है यहां पर। यस विकेश कुमार,
कंपार्टमेंटलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ओके, डोज ऑफ बायोलॉजी, सर डीबीटी के बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक का कुछ पढ़ा दीजिए। डोज ऑफ बायोलॉजी इसी चैनल के ऊपर, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप जाओ तो वहां पर डीबीटी की हमने रिवीजन क्लासेस की थी, तो सेपरेट सेक्शन है प्लेलिस्ट में, वहां पर जाके आप उस क्लास को देख सकते हो। फंक्शंस टू डू पर्टिकुलर, ऑब्वियसली उसको तो करेंगे जानी है। पूरी सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, आगे सेपरेटली पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होती है, लाइसोसोम्स कैसे काम करते हैं, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर फंक्शन, हर एक ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तो बस मैं क्या कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखो इस तरीके से हमें यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो सेल वॉल कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी, और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, ये मतलब यहां से अगर हम स्टार्ट करें, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है यहां पर, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड का बाइलेयर है। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको सेपरेट कंपार्टमेंटलाइजेशन दिख रहा है, जैसे कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरा स्पेस एनक्लोज किया उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, पूरा स्पेस। देन माइक्रोट्यूब्यूल। तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। क्लियर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, और जिसका भी आंसर मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा, मुझे लगता है कि ये सबसे करेक्ट है, 100% करेक्ट है, जो मुझे फील होगा उसको मैं इस लेक्चर के पीडीएफ पर्सनली सेंड करूंगा। तो अच्छे से कमेंट करके मुझे बताओ द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, और इसके लिए आपको प्राइस क्या मिलेगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है पूरा वो आपको मैं पर्सनली सेंड करूंगा। तो चलो अच्छे से कमेंट करके बताओ कि क्या है डिफरेंस साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। तब तक मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर है, फिर यहां पर क्रोमैटिन है जो डीएनए मटेरियल है, वो डिफरेंट प्रोटीन के साथ एसोसिएट है, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन को हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? लेकिन बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं जो उस जीनोम को कंडेंस करके रखते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस करते हैं। क्लियर? फिर गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी वेसिकल्स है, पेरोक्सिसोम है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोडर्म। नाउ एक चीज देखो, मुझे बस ये टॉपिक यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दिखाई है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोम, हर एक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, किस तरीके से यहां पर पूरा यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीजें यहां पर रन होती हैं। तो एक ब्रॉड इमेज में यहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। क्लियर है? यहां पर थर्ड मेसोकैरियोट, और मेसोकैरियोट्स आने से पहले हम यहां पर कमेंट देखते किसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अच्छा, पर्सनली पीडीएफ मिलेंगे इसलिए बहुत सारे कमेंट कर रहे हो क्या? चलो देखते एक बार, तो कहां से स्टार्ट हुआ है। चलो, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में होता है, केजी कह रही है साइटोप्लाज्म साइटोसोल में होता है। नहीं, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है, नहीं वो वाला मजा नहीं आ रहा है इसमें। साइटोसोल मींस विदाउट ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म मींस सब कुछ है उसमें। ओके, गुड, एडब्ल्यू, काफी हद तक बढ़िया लग रहा है।
साइटोप्लाज्म, गजानन कह रहे साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। ओके ठीक है, सही है, लेकिन इतना इंप्रेसिव लग रहा, अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है गजानन। और कोशिश करो। संजय चौहान, विदाउट ऑर्गेनल इज साइटोसोल। बेस्ट, काफी हद तक सही रहे हो, फिर भी और कन्विंसिंग चाहिए। संजय कुमार मिश्रा, साइटोसोल विदाउट ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनल्स। संजय कुमार का संजय चौहान से अच्छा आंसर है, बढ़िया है। अभिषेक वैष्णव, विदाउट साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोट नहीं। साइटोसोल इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल विदाउट सेल ऑर्गेनल एंड साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑर्गेनल। यस उषा मीना, कन्विंस्ड हूं मैं, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। यस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है अभी तक मुझे, जितना भी पढ़ा मैंने। वेरी गुड। साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनल्स नहीं विजेता, और एक ट्राई करो। ऑर्गेनल्स अब्सेंट फ्रॉम साइटोसोल एंड साइटोसोल हैव ऑर्गेनल्स। ठीक है अरुण, और बेटर हो सकता था। साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस नहीं, ठीक है गजानन, फिर ये हो गया। साइटोप्लाज्म फ्रॉम वेयर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, साइटोसोल विदाउट सेल ऑर्गेनल एंड साइटोप्लाज्म नहीं, ये आ गया। फिर साइटोप्लाज्म ऑफ एंट्राइल सेल, ओके साइटोप्लाज्म नहीं, वही आ गए। फिर साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनल साइटोसोल आर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनल्स। ये चंद्रा अवस्थी, यस आपका भी अप्रोप्रिएट है, बहुत बढ़िया। यस, साइटोसोल इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वाटर एंड मिनरल्स इन सोल और जेल सेल, बट साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल अलोंग विद सेल ऑर्गेनल। वेरी गुड साबिता, बहुत बढ़िया, ये भी कन्विंस्ड है। वेरी गुड वेरी गुड। अब सबके पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे कमेंट है, ठीक है। बाद में एक बार मैं पढ़ता हूं और इसमें अगर अप्रोप्रिएट लगे तो मैं देखता हूं उसको, ठीक है। विशाल कह रहा है एक्वियस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल विदिन व्हिच वेरियस ऑर्गेनल्स आर पार्टिकुलर प्रेजेंट इन साइटो। नहीं विशाल, और बेटर हो सकता है। एक लास्ट पढ़ते, अक्रम का क्या है, साइटोसोल इज द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड एंड ऑर्गेनल्स दैट आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। नहीं कन्विंस कर रहा है मेरे को, ठीक है। मैं पढ़ लूंगा बाद में, और मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वो मैं कल के लेक्चर में आपको बता दूंगा, तो स्टे ट्यून। नेक्स्ट, मीजोकैरियोट जो है, मीजोकैरियोट्स आपको दिख रहे हैं यहां पर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बस प्रोकैरियोट यूकैरियोट जानते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सेल में थर्ड टाइप भी आता है मीजोकैरियोट। इनको मीजोकैरियोट क्यों कहा है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं, प्रो और यू के बीच में, इसलिए इनको कहा मीजो। मीजो मतलब मिडल। मीजोकैरियोट जो होते हैं, एक्चुअल में आप इसको समझो, सेल कंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सेल कंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। वेरी गुड, न्यूक्लियस है यूकैरियोट जैसा है, बट इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स थ्रू अ माइटोसिस लाइक दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। मतलब मीजोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास यूकैरियोट जैसा न्यूक्लियस है, बट वो डिवाइड कैसे करते हैं, प्रोकैरियोट के जैसे डिवाइड करते हैं। मतलब जिनके अंदर दोनों के फीचर है, एक फीचर हमें दिख रहा है यूकैरियोट का, एक दिख रहा है प्रोकैरियोट का, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, मीजोकैरियोट्स। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आप बस कमेंट में कमेंट करके रखो, बाद में मैं इसको पढ़ लूंगा, जिसका बेस्ट लगेगा उसके पास पीडीएफ आ जाएगी लेक्चर के। डिफरेंस पढ़ते, अभी फोकस करो, चलो यहां पर फोकस करो, बी क्विक। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, साइज ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है, तो टिपिकली 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल की 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, एग्जांपल्स क्या आते हैं प्रोकैरियोटिक के, बैक्टीरिया एंड अर्की। ध्यान में रखना, अर्की बैक्टीरिया भी किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में। लेकिन अगर हम यहां पर फाइलोजेनेटिक लेके,
पहले यूनिट की जगह अगर मोड ऑफ प्रॉब्लम देखे, दोनों में अगर कंपेरिजन करें, हम अगर कहें कि अर्कीबैक्टीरिया किसके ज्यादा क्लोजर है, अर्कीबैक्टीरिया से ज्यादा क्लोज है, या यू के मतलब ये एनिमल या प्लांट से ज्यादा क्लोजर है, या इन जनरल अगर हम कहें तीन डोमेन देखे थे, यूकैरा, अर्किया एंड तीसरा कौन सा था, जो भी हमने तीन पढ़े थे, उन तीनों में अर्किया जो है वो सबसे ज्यादा किसके पास में है? ठीक है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, उसको बता देना आपको। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट, यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट। अब ये बहुत लेमन भाषा में अगर कह रहे हैं हम, एक में प्रेजेंट और एक में एब्सेंट। अगर हम यहां पर कह सकते हैं एब्सेंट की जगह कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, कैसा कह सकते हैं? प्रिमिटिव कह सकते हैं। कंप्लीटली एब्सेंट कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो प्रिमिटिव कह सकते हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्लियर है? तो एक यू बैक्टीरिया, यू कैरा एंड अर्किकैरा। वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैरा, यस, परफेक्ट। देन मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स, हमें पता है प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सारे ऑर्गेनल्स आपको यहां पर दिखाई है, ये ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ये सारे कैसे होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे डबल मेम्ब्रेन। ये सारे होंगे डबल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे किसको? फ्लैजेला को। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पूरा जो अरेंजमेंट कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। अभी बस रफली इसको समझने की कोशिश करो ताकि हमारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाए। साइटोप्लाज्म जो है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि साइटोस्केलेटन नहीं होता, नो साइटोस्केलेटन, या ट्रू साइटोस्केलेटन जो है एब्सेंट है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो स्मॉलर होती है, मूवमेंट जो है वहां पर वो स्मॉल होगी। साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन जो है वो तो क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ट्रू साइटोस्केलेटन होगा जिसमें माइक्रोफिलामेंट होंगे, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे। माइक्रोफिलामेंट को हम क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट। तो ट्रू साइटोस्केलेटन हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट के साथ साथ यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे। क्लियर है? वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S होता है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऑर्गेनल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दोनों के अंदर राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। ये हमें, ये एविडेंस हमें ये बताता है कि दोनों भी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, जो कि अब कहां पर रहने लगे? यूकैरियोटिक सेल में। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अंदर, जहां पर हम कहेंगे कि कोई एक बैक्टीरिया था जिसको एंगल्फ किया गया यूकैरियोटिक सेल से, आगे जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया बना, और कोई एक बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस करता था, उसको एंगल्फ कर दिया तो वो प्लांट सेल के अंदर, तो वहां पर वो क्या बना? क्लोरोप्लास्ट बना। उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी के लिए समझिए। भले ही यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, उनके अंदर कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S, 80S। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा मिलेगा? 80S। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को 70S। क्लियर? देन नेक्स्ट जो है, कंटिन्यू करते डिफरेंसेस को। सेल डिवीजन जो है, यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स मेनली बाइनरी फिजन से करते हैं।
मेनली बाइनरी फिजन्स, और भी तरीके हैं, यहां पर एक बाइनरी फिजन है। देन यूकैरियोटिक सेल जो है वो माइटोसिस से करते हैं। पढ़ने वाले आगे माइटोसिस मियोसिस, बस एक जनरल आउटलाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है मोर देन 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स, यहां पर तो डेफिनेटली ज्यादा होते, मोर देन 1 ही होता है। और जैसे ह्यूमंस की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं होता, मियोसिस नहीं होती, यहां पर मियोसिस होती है। क्लियर है? क्योंकि मोस्टली हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और यहां पर यूकैरियोटिक सेल में यहां पर क्या होगा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, इसमें भी कई सारे एक्सेप्शन है। अब प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, दोनों भी होता है। उसको हम आगे जाके कैटेगराइज करेंगे। लेकिन अभी मेनली बात करें तो ऐसा मत कहो कि हाँ इसमें नो मियोसिस और इसमें हो रहा है, और इसमें हो रहा है तो सब में हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता। यूकैरियोटिक में भी कई ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होते हैं, वहां पर होते हैं। फर्स्ट अपीयर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक जो है 3.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, यहां पर ईयर्स लिखना चाहिए। एंड यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10⁹ 1.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। क्लियर है? तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया मेनली, मेजरली क्या, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स को हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? वेरी गुड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज यूज कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन को यूज करो, अपने जो भी डाउट्स होंगे उनको वहां पर पोस्ट करो, मैं उसको डिस्कस करता हूं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है अर्कीबैक्टीरिया। अर्कीबैक्टीरिया यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंपल से अर्कीबैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसी होते हैं। द अर्किया आर क्वाइट डाइवर्स बोथ इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अगर उनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो उसमें वेरिएशन होता है, उनकी फिजियोलॉजी देखी जाए तो उसमें भी वेरिएशन होता है। अब अर्कीबैक्टीरिया और जो हमारा ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, एक सिंगल फर्स्ट सेल था, वहां से ही डाइवर्ज हो गए, बिछड़ गए तो बहुत दूर गए। फिर अर्कीबैक्टीरिया जो है वो यूकैरिया को प्यारा हो गया, वो दोनों पास में आ गए, इसलिए उनका सीक्वेंस जो है ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन जब कभी हम इवोल्यूशन की बात करें तो वहां पर वो दोनों भी एक जगह से ही साथ में निकले थे और उन्हें अलग अलग रास्ते पकड़े थे। बिलीव मी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते, इसलिए मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बाद अर्कीबैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं। अब मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, फिजियोलॉजी में डिफरेंस है, साइज जो है इनकी रेंज करती है 0.1 to 0.12 15 माइक्रोमीटर। मल्टीप्लिकेशन जो है इनका मे बी बाइनरी फिजन से होगा, बडिंग से होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, और कई अदर मैकेनिज्म होंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अर्कीबैक्टीरिया जो है या अर्कीबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। क्लियर? देन दे कैन बी एरोबिक, फैकल्टेटिवली एनारोबिक और स्ट्रिक्टली एनारोबिक। एरोबिक हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक हो सकते हैं, और वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक हो सकते हैं। एरोबिक का मतलब क्या? विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गए, एरोबिक हो गए या स्ट्रिक्ट एरोब हो गए। स्ट्रिक्टली एनारोबिक मतलब क्या हो गए, उनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो गई स्ट्रिक्टली एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो फिर अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्विच करेंगे इसमें एनऑक्सीजन कंडीशन में। मतलब फैकल्टेटिव एनारोबिक्स ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन होगा तो भी सर्वाइव करेंगे,
ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी सर्वाइव करेंगे। क्लियर है? देन दे इंक्लूड साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स दैट कैन ग्रो अबव 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? मतलब वो लो टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं, मीडियम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, और वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपके लिए आज एक टास्क है जो आप मुझे कल जाके बताओगे। जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, उन वोल्केनिक एक्टिविटीज में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो लावा पता है ना आपको। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो क्या वहां पर, और वो होने के बाद वहां पर कुछ बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं क्या, और पाए जाते हैं तो कौन से, वो आप मुझे कल बताना, ठीक है, होमवर्क में। अभी के लिए पढ़ते इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द अर्किया कंसिडर्ड माइक्रोब्स ऑफ एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स और एक्सट्रीमोफाइल। ये एक लाइन बिलीव मी अर्की बैक्टीरिया के आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व करेगा। कई बार तो कुछ क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, फिर वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो, उसमें कौन सर्वाइव करता है, तो अर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। क्लियर है? देन अर्किया वेयर कैरेक्टराइज एज बीइंग आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इनको भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कंसिडर किया जा सकता है। अर्कियल वॉल स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री डिफर फ्रॉम दोज बैक्टीरिया। अर्किया का सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, यही से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बैक्टीरिया का और अर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, तो यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। अर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। मेनी अर्किया हैव अ वॉल विद सिंगल थिक होमोजेनस लेयर। तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता तो किसका लेयर होता है, तो हम कहते हैं वहां पर होता है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और वो कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या है, तो वो कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड है सुडोम्यूरिन। फॉर एग्जांपल मिथानोबैक्टीरियम एंड अदर मिथेन जनरेटिंग अर्किया, जिसको हम मिथेनोजेंस कहते हैं, दे हैव वॉल कंसिस्ट कंटेनिंग सुडोम्यूरिन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और अर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है, सुडोम्यूरिन होता है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। देन पेप्टिडोग्लाइकन लाइक पॉलीमर दैट हैज L अमीनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ D अमीनो एसिड्स इन इट्स क्रॉस लिंक। तो जहां पर क्रॉस लिंकिंग होती है, तो बैक्टीरिया के अंदर हम कह रहे हैं कि D अमीनो एसिड है, तो यहां पर हम क्या करें, L अमीनो एसिड इंस्टेड ऑफ D अमीनो एसिड। ये डिफरेंस है। तो पेप्टिडोग्लाइकन लाइक पॉलीमर दैट हैज L अमीनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ D अमीनो एसिड। तो आपने जो बायोकेमिस्ट्री लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड L फॉर्म के होते हैं या D फॉर्म के, उसको डिटेल में हमने वहां पर डिस्कस किया था। और आप देखोगे यहां पर तो N एसिटिल, देखो N एसिटिल अमाइनोम्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ N एसिटिल म्यूरिक एसिड एंड बीटा 1,3 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो नाग एंड नाम में कौन सा बॉन्ड बना था, नाग एंड नाम में बीटा 1,4 बना था। लेकिन यहां पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अर्कीबैक्टीरिया की इसमें बीटा 1,3 बनता है। वहां पर N एसिटिल ग्लूकोजामाइन था, वहां पर N एसिटिल म्यूरिक एसिड था। तो यहां पर N एसिटिल म्यूरिक एसिड तो है, लेकिन यहां पर N एसिटिल ग्लूकोजामाइन की जगह N एसिटल अमाइनो न्यूमेरिक एसिड आ गया है। क्लियर है? और बॉन्ड कौन सा होता है, बीटा 1,3 होता है इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4। ये डिफरेंसेस है। मेनी अर्किया जो है दैट स्टेन ग्राम नेगेटिव हैव आइदर अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर सरफेस होता है, वैसे ही यहां पर अर्कीबैक्टीरिया में हो सकता है। अर्किया inhabit niches
where very high or very low temperature or pH concentrated salt or that are completely anoxic। मतलब यही आपको क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है अर्कीबैक्टीरिया जो है इनहेबिट करते हैं कहां पर? एक्सट्रीम एनवायरमेंट में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा पीएच या बहुत कम पीएच, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, हेलोफाइल्स बहुत ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम यहां पर ले हेलिकोबैक्टर सैलरियम का, तो वो 4 मोलर सॉल्ट पे क्या करता है? वहां पर ग्रो करता है। तो ये कंप्लीटली एनोक्सिक कंडीशन में एनोरोबिक भी हो सकते हैं, बताया था एरोबिक, एनोरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनोरोबिक। और फाइनली मुझे आपको दिखाना था कि क्या डिफरेंस होता है। ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन सबयूनिट कंपोजिशन एंड ये हमारा किसका कंपोजिशन है? सुडोम्यूरिन का। तो सिंपली अर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में सुडोम्यूरिन होता है, जबकि इस वाले बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है? यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जो नाग एंड नाम से बनता है। और यहां पर आप देख रहे हो एन एसेटिल ओसामिनोरिक एसिड और यहां पर एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन है, तो एन एसिटिल यहां पर दिख रहा है। नाउ ये डिफरेंसेस हो गए, अब इसके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर सिंपली आप देख सकते हो। चलो बी क्विक, 17 नंबर का क्वेश्चन यहां पर, 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the following structure is the smallest? in नहीं, यहां पर is the smallest होना चाहिए। Which of the following structure is the smallest? Viroid, hydrogen atom, bacterium and mitochondrion। बैक्टीरियम एनजी गलत है। यस यामिनी, वेरी गुड यामिनी। प्रिया 1, नहीं 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 नहीं, 1 तो नहीं होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलो देखो, अगर आप यहां तक नहीं टिकते मेरे साथ, यही से आप लेक्चर छोड़ के जाते, तो आपका कितना बड़ा नुकसान होता। ऑलमोस्ट 90% लोग कह रहे कि फर्स्ट विरोइड्स। तो देखो हाइड्रोजन एटम जो है उसका डायमीटर होता है 106 pm, पिकोमीटर। वायरसेस होते हैं नैनो में, नैनोमीटर पता है ना, 10⁻⁻9। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। पिको मतलब 10⁻⁻12। फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। क्लियर? यस और नो? क्लियर? वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया उससे भी बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड। क्लियर है? यस और नो? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच इज ट्रू ऑफ बैक्टीरिया। बीच का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है? तो 19 का आंसर क्या है? यस बी क्विक, 19 का आंसर क्या है? तो बैक्टीरिया लैक डीएनए, क्या ये सही है? बैक्टीरिया लैक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड, दिस द रीजन कंटेन्स डीएनए। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। 3 न्यूक्लियोइड इज द रीजन। यस वेरी गुड। बैक्टीरिया लैक डीएनए, डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, गलत है।
आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल गलत है, वायरस का होता है आरएनए, बैक्टीरिया का क्या होता है, डीएनए ही होता है। वेरी गुड। माधुरी चौहान गलत हो गया बेटा, प्रतीक गलत हो गया। क्लियर है? और एक करती, देखो इसका आंसर क्या है, 19 का थर्ड। ये देखो सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर सीएसआर के लिए, बिल्कुल सीएसआर के लिए। देखो चलो बी क्विक, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोट्स इज ट्रू। प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या सही है? बी क्विक। प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या सही है? प्रोकैरियोट्स लैक अ न्यूक्लियस एंड देयरफॉर लैक डीएनए। क्या ये सही है? प्रोकैरियोट्स फॉर्म proteins from 22 different amino acids. Prokaryotes include bacteria, yeast, protozoa. Prokaryotes lack a membrane bound organelle. तो इससे क्या ट्रू है? यस, वेरी गुड निशा, हुसन, अभिषेक, अपूर्वा, मेघना, यामिनी, वेरी गुड। अरुण, वेरी गुड अरुण, वेरी गुड। चलो 19 का क्या हो गया, 20 का क्या हो गया, फोर्थ। डीएनए होता है, अमीनो एसिड्स इतने नहीं होते, और प्रोटोजोआ एंड ईस्ट यूकैरियोटिक्स है। क्लियर है? नाउ हमारे पास वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो कल की क्लास जो है वो हम स्टार्ट ही करेंगे, कहां से? क्वेश्चन से। तो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस जो है, उन क्वेश्चंस को हम वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है? अब यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको अभी सॉल्व करोगे। तो कल आपको ऑनेस्टली मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम मिलकर कल साथ सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो आज को आपको क्या करना है, जो भी मैंने बातें बताई है उन सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करो। कल का लेक्चर भी रिवाइज करो जो हुआ था, आज का भी करो, और कल दोनों लेक्चर रिवाइज करके आ जाओ। कल हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जो मॉडल दिए गए थे, डिस्कवरी हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कौन से मॉडल थे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आईएफएस ऑनलाइन लाइव साइंस चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक करो, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते। तो कल स्टार्टिंग 5 बजे आपको शार्प आना है। कुछ लोग बहुत लेट से आते, 5 बजे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। 5 बजे क्वेश्चन डिस्कशन होगा और उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स रोल एंड फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। वेलकम सुवर्णा, वेलकम कृतिका, विवेक, अश्विनी, गजानन, ऋतुजा, कविता, वेलकम ऑल इंडिया। थैंक यू यामिनी, वेलकम यामिनी। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम 5 बजे। ये लिंक, ये लेक्चर जो आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए, आप भी देखिए। तो स्टे ट्यून। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच।